हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। हमने 7 लेक्चर्स में अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमारा पहला प्रॉब्लम सेशन। तो इस प्रॉब्लम सेशन में हम जेईई में, नीट में, पिछले सालों में डी ब्लॉक एलिमेंट से जो भी क्वेश्चंस किए गए हैं उन क्वेश्चंस को समराइज करते हुए डिस्कशन देखते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉब्लम सेशन 1 लेते हैं। इसमें द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following arrangements does not represent the correct order of property indicated. Which of the following arrangements does not represent the correct order of property indicated? इनमें से कौन सा अरेंजमेंट जो है वो करेक्ट ऑर्डर नहीं है जो प्रॉपर्टी इंडिकेट की गई है उसके रिस्पेक्ट में। पहला ऑर्डर क्या है? B2 प्लस CR2 प्लस MN2 प्लस RN2 प्लस और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। B Ni2 प्लस कोबाल्ट 2 प्लस RN2 प्लस Mn2 प्लस और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका आयनिक साइज। C कोबाल्ट 3 प्लस Iron 3 plus chromium 3 plus scandium 3 plus stability in aqueous solutions and D part is keratium, titanium, chromium manganese. Number of oxidation state. ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे बेटा, ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वेरी ऑब्वियस जो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास वो थ्योरेटिकल ही होंगे। लेकिन अगर आपको समझ में आया हुआ है ये कंटेंट तो आप विद इन फ्यू सेकेंड्स सही आंसर तक पहुंच जाएंगे और सीधा वो आंसर टिक करेंगे और आपके 4 मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल अंदर हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे। तो ब्लॉक एलिमेंट्स की यही एडवांटेज है कि अगर आपको आता है तो देखते ही आप बस टिक लगाएंगे, देयर विल बी नो टाइम लैग, है ना। अगर आपको नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि आप कोई अप्रोच लगा के सोच के किसी तरह से आंसर निकाल पाएंगे, तो उसमें गलती होने की चांसेस भी बढ़ जाती हैं। तो आप ये वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, जो पूछा है उसको आंसर करो। हाँ जी, तो हम अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर। बेसिकली आपको इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है। इसका आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से इनकरेक्ट ऑर्डर आपका कौन सा है। पहली प्रॉपर्टी दी हुई है रिगार्डिंग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। तो आप सबको एटॉमिक नंबर 1 तो पता होना चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, सबका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। स्कैंडियम का 3d1, टाइटेनियम 2, 3d3, 5 एक्सेप्शनल है ना, 4s1, देन 3d5, 4s2, 3d6 जैसे। अब आयरन 2 प्लस D6 कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4, D5 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 5। तो क्या ये करेक्ट है? पैरामैग्नेटिज्म कहाँ ज्यादा होगा? जहां नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बेटा किस में ज्यादा है? आयरन में ज्यादा है या मैग्नीज में ज्यादा है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैग्नीज में ज्यादा है। ये कह रहा है मैग्नीज के कंपैरिजन में आयरन 2 प्लस में ज्यादा है। तो हमारा ए ऑप्शन ही क्या हो गया बेटा? इनकरेक्ट, राइट।
आयनिक साइज देखें तो आयनिक साइज में इनका साइज तो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है आयरन कोबाल्ट निकल का। तो आयरन कोबाल्ट निकल का एटॉमिक साइज सेम हो जाता है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 28 है, इसका 27 है, इसका 26 है। तो होल्ड अच्छी होने की वजह से प्रोग्रेसिवली साइज फिर आयनिक के केस में डिक्रीज हो जाता है। स्टेबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, D0 है, ये T2G3 है, ये T2G3 Eg2 होगा एक्वा सॉल्यूशन में, जबकि ये T2G4 Eg2। तो वेकेंट, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, तो ये भी करेक्ट ऑर्डर है। नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल सही है, ये 0 to 7 तक जाता है ना, ये 0 to 6 तक जाता है, ये 0 to 5 तक जाता है, ये सिर्फ 0 and 3 शो करता है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स का भी जो ऑर्डर दिया हुआ बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। जो इनकरेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है वो यहीं से इनकरेक्ट दिया हुआ है कि मैग्नीज के केस में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 है, आयरन 2+ के केस में 6 है, फिर भी आयरन 2+ को मोर पैरामैग्नेटिक कहा गया है एज कंपेयर टू मैग्नीज 2+। सो इन ऑन दिस बिहाफ दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, just have a look. Next question, this is from NEET. ठीक है, this question says which of the following lanthanoid ion, which of the following lanthanoid ion is diamagnetic? Which of the following lanthanoid ion is diamagnetic? Given that atomic number cerium-58, Sm-62, Eu-63, Yb-7. Option A cerium-2+, option B Sm2+, option C Eu2+, option D ytterbium-2+. Right? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा लैंथेनॉइड आयन जो है बेटा वो कैसा होगा, दैट वुड बी डायमैग्नेटिक। सीरियम-58 है ना, सीरियम-58 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, ज़ेनॉन की तरह 54 6s2 4f2 है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 6s से निकलेंगे, तो 4f के 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है ना, डेफिनेटली 4f के 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अनपेयर्ड है। तो सीरियम जो 2+ आयन है वो डायमैग्नेटिक नहीं होगा। डायमैग्नेटिक वो आयन होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, तो दिस वुड नॉट बी डायमैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा ये भी बीच के एलिमेंट्स है Sm and Eu है ना, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखने के लिए आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देनी पड़ेंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के जो 2+ आयन बनाओगे वो आप कहाँ से बनाओगे, 2+ आयन बनाओगे हाईएस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के। तो निकाल के देखिए आगे वाले ऑप्शंस में। हाँ जी, तो देखिए इसमें आगे Sm की बात करें तो ये हो गया ज़ेनॉन की तरह 54 6s2 56, रह कितने गए 6 4f6, और जब आप +2 बनाओगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 4f6 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी पैरामैग्नेटिक आयन है, ये भी पैरामैग्नेटिक आयन है। अब इसका 63 है तो इसका +2 का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 4f7, तो इसमें साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं होगा। Yb2+ 70, तो ज़ेनॉन की तरह 54 6s2 56 4f14, 2 यहाँ से निकल गए, ये देखो 4f14 का मतलब क्या हुआ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड हैं, पेयर्ड है सभी इलेक्ट्रॉन्स। तो जो डी आयन है वो कैसा है बेटा, आपका डायमैग्नेटिक आयन है। तो बेसिकली आंसर वुड बी Yb2+। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं जितने भी आपसे पूछे जा रहे हैं, ये सारे मैंने आपको बोला प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन ये फिर से नीट का है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेज KMnO4 can be prepared from KMnO4 can be prepared from K2MnO4 can be prepared from K2MnO4 as per
the reaction. As per the reaction. The reaction is 3MnO4 2 minus plus 2H2O is forming MnO4 minus 1 plus MnO2 plus 4OH minus. As you see, the reaction is reversible. So the question is, the reaction can go to completion. The reaction can go to completion by removing OH minus ions by adding, right? A KOH, B CO2, C SO2, D HCl, right? अच्छे से इस क्वेश्चन को देखें, समझने की कोशिश करें, फिर अटेम्प्ट करें. यस, लेट अस डिस्कस. मैंने आपको पहले भी बोला था MnO4 माइनस आयन, दिस इज कॉल्ड मैग्नेट आयन, एंड दिस मैग्नेट आयन इज व्हाट? इट इज अनस्टेबल. It is unstable and in aqueous solution it gets disproportionated into permanganate ion and manganese dioxide. Right? 3MnO4 2 minus plus 2H2O, it gets disproportionated into permanganate ion and manganese dioxide ion. So KMnO4 can be prepared from K2MnO4 as per the reaction. रिएक्शन रिवर्सिबल है और आप चाहते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, है ना? और इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए आप इस OH माइनस की कंजप्शन करवा रहे हो. रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए आप OH माइनस की कंजप्शन करवा रहे हो, और आप OH माइनस की कंजप्शन की क्या ऐड करके डाल सकते हो? OH माइनस इज बेस. बेस को कंज्यूम करवाना तो बाहर से आपको क्या डालना पड़ेगा? एसिड. HCl और CO2 दोनों एसिडिक है. SO2 लेस एसिडिक है, CO2 एसिड कंपैरिजन में लेस एसिड. HCl स्ट्रॉन्ग एसिड. सॉल्यूशन में डालते ही H+ दे देगा, H+ OH माइनस को खा जाएगा, जिससे रिएक्शन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी. तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज HCl. अब देखो एक प्रॉब्लम है यहाँ HCl में, ठीक है? कई बुक्स और HCl जो है वो आंसर जो है वो नहीं देंगी. रीजन, HCl का जो Cl माइनस है ना, दिखता है कि आंसर स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस है, HCl होना चाहिए. अब HCl का जो Cl माइनस है वो बेस, वो आपने H+ को दे दिया, लेकिन वो जो Cl माइनस है वो MnO4 माइनस को भी के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, इसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है. कैसे? खुद ऑक्साइड हो जाएगा किसमें? Cl2. ठीक है, तो हो सकता है रिएक्शन रिवर्स भी आ जाए. तो सेफर साइड, ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, एसिडिक है, ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, एसिडिक है. CO2 में कार्बन ऑलरेडी +4 में है और ये कैसे नेचर का है? एसिडिक नेचर का. तो CO2 तो किसी भी लिहाज से इनमें से किसी के साथ भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा. CO2 अपने एसिडिक बिहेवियर की वजह से इस OH माइनस को खाना शुरू कर देगा. ठीक है, अगर उस फॉर्मूले में देखें तो मोस्ट appropriate answer is B, not HCl. पहले शॉर्ट में क्या लगता है? HCl लगता है. HCl नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है HCl का जो Cl माइनस है वो रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए. किसके साथ? किसी के साथ भी हो सकता है. परमैंगनेट के साथ भी हो सकता है और मैग्नेट आयन के साथ भी हो सकता है. तो ऐसा आयन, ऐसा कंपाउंड जो एसिडिक भी हो और उनके साथ रिएक्ट भी ना करे और मीडियम बदलने का भी काम करे, तो उसके लिए जो हमारे पास बेस्ट चॉइस है दैट इज दिस CO2. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हम देखते हैं. देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following statements
about the interstitial compounds, which of the following statements about the interstitial compounds is incorrect? Which of the following statements about the interstitial compounds is incorrect? Option A, they retain metallic conductivity. They retain metallic conductivity. B, they are chemically reactive. They are chemically reactive. C, they are much harder than pure metal. D, they have higher melting points than the pure metal. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बेटे आपने, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, राइट? तो देखिए जरा, दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, मैंने आपको पॉइंट्स में बताया तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है. दे आर केमिकली रिएक्टिव, मैंने बोला था दे बिकम केमिकली इनर्ट, क्योंकि जो वॉइड्स हैं, इंटरस्टिशियल्स हैं, वो भी फॉरेन पार्टिकल्स में आके क्या करनी है, ग्रैब करनी है, जिसकी वजह से कोई भी इंटरेक्शन के लिए साइड सरफेस अवेलेबल नहीं होती इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के पास, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते. तो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बी इज इनकरेक्ट. हार्डर देन प्योर मेटल, ट्रू. हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट प्योर मेटल से ज़्यादा होता है, बिल्कुल डेफिनेटली ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटरस्टिशियल पार्टिकल्स में स्पीशीज घुस गई हैं. तो यस, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बी, व्हिच सेज they are chemically reactive. Next problem देखिए बेटा, डी ब्लॉक से ही previously asked एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रॉब्लम है. All the metals form oxides of type MO except. All the metals form oxides of type MO except A, copper, B, barium, C, silver, and D, lead. All the metals form oxides of type MO except. MO का मतलब बेटा क्या हो गया? MO का मतलब मेटल 2+ में. तो बेसिकली आपसे पूछना जा रहा है इनमें से कौन सी स्पीशीज जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो बहुत रेडीली शो कर देती है, लेकिन बाकी उतनी रेडीली शो नहीं कर पाती. तो थोड़ा सा सोचिए, वीडियो पॉज करके. यस, देखते हैं क्या कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. यस, यू बनाता है. बेरियम तो एक्सक्लूसिवली शो करता है. सिल्वर +1 शो करता है ना. लेड भी पीबीओ शो करता है. तो वेरी सिंपल, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी. वेरी वेरी इजी, है ना. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपको थोड़ा सा टी ब्लॉक में भी लेके जाएगा, जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, बट स्टिल क्वेश्चन अच्छा है, हम यहाँ डिस्कस करेंगे. द क्वेश्चन सेज, yes, the question says NH4 hold twice Cr2O7 on heating gives a gas which is also given by NH4 hold twice Cr2O7 on heating gives a gas which is also given by A on heating NH4NO2, B on heating
plus water, D sodium plus राइट। थोड़ा सा सोचिए इसको, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी, टेक योर टाइम। थोड़ा सा टी ब्लॉक की नॉलेज भी ये लेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बेटा, क्वेश्चन की फील क्या है, अमोनियम कंपाउंड्स को जब भी आप हीट करते हैं द इवॉल्व्ड प्रोडक्ट इज अमोनिया, बट इन केस ammonium ion is attached with in case it is attached with oxidizing anions. In case ammonium ion is attached with oxidizing anion, तो अमोनिया ना निकल के ऑक्सीडाइज फॉर्म में निकलता है, N2 निकलता है या N2O निकलता है। N2O एक ही चीज देता है, कौन? NH4NO3। थोड़ा डी ब्लॉक का केस है ये। NH4NO2, NH4 का ऑक्सीडाइजिंग आयन लगा हुआ, ये निकालेगा N2+2H2। यहाँ भी ऑक्सीडाइजिंग लगा हुआ लेकिन यहाँ पर N2O निकलता है। ये तो नाइट्राइड है, नाइट्राइड को पानी में डालेंगे क्या निकलेगा? अमोनिया। सोडियम, ये तो निकलेगा सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, खत्म हो गया। और ये डाइक्रोमेट वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एनायन। तो जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं बेटा तो अमोनिया निकलता है अलॉन्ग विद ग्रीन कलर कंपाउंड रेसिड्यू रहता है अलॉन्ग विद वाटर ड्रॉपलेट्स। तो कौन सी गैस निकलती है इनमें से जो वो भी देता है? तो सॉरी N2 गैस निकलती है। तो दिस इज N2 ऑक्सीडाइजिंग एनायन है ना, तो अमोनिया निकालने के लिए अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ N2। सिर्फ NO3 है जिसके केस में जो ऑक्सीडाइज अमोनिया है वो कैसे निकलती है? इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, इसको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोला जाता है। तो बेसिकली आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी A। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ डी ब्लॉक। क्या क्वेश्चन सेज among the following compounds, the colored compound is, among the following compounds the colored compound is A CuCl, B K3CuCN4, C CuF2, D CH3CN4 and BF. Yes, I am repeating the question. The question says among the following compounds the colored one is, है ना, जो कंपाउंड्स आपको मेंशन्ड हैं उन मेंशन कंपाउंड्स में से कलर्ड कंपाउंड कौन सा है? तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के किन कंपाउंड्स में कलर आता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के उन कंपाउंड्स में कलर आता है जिन कंपाउंड्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जिन कंपाउंड्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो उन कंपाउंड्स में कलर आता है। तो बेसिकली आपको ये निकाल के बताना है इस क्वेश्चन में से कि इनमें से कौन सा वो ऐसा कंपाउंड है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो अपने आप ही वो कंपाउंड या वो कॉम्प्लेक्स बेटा कैसा बन जाएगा? कलर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा, वैसे तो सभी कंपाउंड्स कॉपर के ही हैं और आपको पता है कॉपर का एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन होता है 3d10 4s1। तो आपको इन डिफरेंट कंपाउंड्स में कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अच्छे से निकाल के बतानी है और उसके बाद बताना है कि वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। हाँ जी, वीडियो को पॉज करें, ट्राई करने की कोशिश करें, फिर हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, तो कॉपर का कन्फिग्रेशन देख लो बेटा। कॉपर इज 29 हैविंग एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन आर्गन 18 4s1 3d10। और कॉपर दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जनरली, कॉपर +1 एंड कॉपर 2+। कॉपर 2+ will have configuration 3d9 and copper +1 will have configuration 3d10. As you see, 3d10 case would be diamagnetic, and if it is diamagnetic, the species would be
पैरामैग्नेटिक कन्फिगरेशन, पैरामैग्नेटिक कन्फिगरेशन का मतलब है इस कन्फिगरेशन में अनपेड इलेक्ट्रॉन वुड बी देयर एंड इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज देयर द स्पीशीज वुड बी कलर्ड। ठीक है, स्पीशीज कैसी होगी? कलर्ड। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ CuCl में, तो CuCl की बेटा अगर हम बात करें तो ये कॉपर +1 -1 +1 वाला तो कलर हो गया। K3+, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आ गया? 3-, जिसमें एक साइनाइड में -1 होता है, 4 साइनाइड्स आर देयर, -4 को -3 बनाने के लिए कॉपर पे क्या चार्ज लगा होगा? +1। फिर से कॉपर +1 वाली स्पीशीज हो गई, तो ये भी डायमैग्नेटिक है, कलरलेस है, ये कलर नहीं हो सकता। CuF2, एक F पे -1, 2 F पे -2, यहाँ कॉपर पे क्या चार्ज है? +2 का मतलब 3d9 कन्फिगरेशन, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, कलर्ड स्पीशीज, तो C कैन बी आंसर। यहाँ देखो BF4, बोरोन पे कैसा चार्ज होता है बेटा? ओनली +3, फ्लोरीन -4, तो इस एंटिटी पे ओवरऑल चार्ज है -1, जिससे इस एंटिटी पे चार्ज कितना आ गया? +1। अब ये तो क्या है? मीथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल के साइनाइड लगा रखा है, मिथाइल साइनाइड, तो मिथाइल साइनाइड में तो कोई भी चार्ज नहीं है, दिस इज 0। तो ये +1 सारा इस कॉपर की वजह से आ रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स में भी कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी C। तो बेटा दिस इज हाउ वी हैव डिस्कस्ड वेरियस क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक और प्रॉब्लम सेशन लेंगे थोड़ा NCERT का भी, कि थ्योरेटिकली हम क्वेश्चंस को राइट डाउन कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें उस प्रॉब्लम सेशन में देखने को मिलेगी। सो बी केयरफुल एंड डू वॉच आवर नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ प्रॉब्लम सेशन 2 ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, हम बेसिकली सब्जेक्टिवली कैसे अप्रोच कर सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चंस को, उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंटरव्यू शुरू में नेक्स्ट प्रॉब्लम सेशन नंबर 2 में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स।